स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति का जो क्रांति हुई उसका प्रभाव हमने देखा कि दूसरे राज्यों ने भी उसके क्रांति से बहुत कुछ सीखा और उन राज्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। तो उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में भी क्रांति का असर हुआ कि पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे थे कि स्वतंत्रता और समानता एक शक्तिशाली विचारकों में है जिसको हम लोगों को अपनाना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन कर दिए थे, जिनका 18वीं सदी से हम पहले फ्रांस से मोटे तौर पर, मैंने आपको इसके पहले चैप्टर बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति में कितने स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट में उसमें, और सारी शक्ति किसके हाथ में थी? कुलीन वर्ग और चर्च के हाथ में थी। लेकिन अब इसका बदलाव संभव होने लगा क्योंकि दूसरे राज्यों ने भी इस क्रांति को अपनाना स्टार्ट किया। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व जो हमारे यहाँ भारत में भी देखने को मिला, राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज को फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख करते हुए यहाँ पर भी बताया गया। मगर यूरोप में भी सभी लोग इसके परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे कि यूरोप में कुछ लोग तो चाहते थे कि ये परिवर्तन हो और कुछ लोग चाहते थे कि ये परिवर्तन ना हो। बहुत सारे लोग बदलाव के तैयार थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें धीरे धीरे बदलाव लाना चाहते थे। एक पक्ष मानता था कि समाज को पुनर्गठन जरूरी है, और कुछ रूढ़िवादी जो थे और कुछ उदारवादी जो थे, और इनका ये मानना था कि इसमें बदलाव कम हो। इन्हीं सभी बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक परिवर्तन का युग में उदारवादी। कि समाज परिवर्तनों के समर्थक में एक समूह था उदारवादियों का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर समान समझा जाए और उन्हें हर सम्मान मिले। शायद आप जानते थे कि यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, कि ब्रिटेन की सरकार हमेशा कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, कि हम जो सत्ता वंश आधारित है कि जो राजा के अनुसार उसके नेक्स्ट पीढ़ी को, तो हम उस सबके विरुद्ध हैं। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार तक किसी के अधिकार का हनन करने का आधारित एक निर्वाचित सरकार के पक्ष में था, जो शासकों अवसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। कि ये किसी वंश के आधारित न होकर सरकार का जो जनता चुनाव करती है निष्पक्ष होकर, वो उसके अनुसार वहां पर उनका गठन किया जाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, कि जिनके पास संपत्तियां हैं सिर्फ वोट देने का अधिकार उन्हीं को दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसे सरकारी पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पे थे। कि जो उदारवादी जो थे, रेडिकल समूह के लोग जो थे, उदारवादी तो संपत्ति वालों को मानते थे, और रेडिकल समूह के व्यक्ति जो थे वो ऐसे मानते थे कि आबादी के समर्थन बहुमत, कि सभी व्यक्तियों को बहुमत दिया जाए। उनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकारी आंदोलन के भी समर्थक, कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, न केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का विरोध करते थे। फिर आता है रूढ़िवादी का, रेडिकल और उदारवाद दोनों के खिलाफ थे। कि जो रूढ़िवादी लोग थे, ना तो वो उदारवादियों के समर्थक थे और ना ही वो रेडिकल के समर्थक थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। कि रूढ़िवादी लोग कि जो प्रथाएं, जो रीत पहले से बनी आई है, जो भावनाएं पहले से बनी आई है,
हमें भी उसको आगे से आगे फॉलो करना है। लेकिन जो 18वीं शताब्दी में जो बदलाव हुए उसके परिणाम स्वरूप इनके विचारों में भी बदलाव देखने को मिला। और लेकिन 19वीं सदी के आते आते वे मानने लगे कि कुछ परिवर्तन हमारे लिए आवश्यक है, जिनको बदलना अत्यंत आवश्यक है। फिर आता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब यहाँ पे उद्योग में भी क्या परिवर्तन आए कि ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। ये दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। ऐसा समय था जब एक नए शहर बस रहे थे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति भी संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतें, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी बहुत लंबी होती थी, मजदूर बहुत कम थे कि काम के करने के घंटों को ज्यादा बढ़ा रखा था और जो उनकी मजदूरी थी उसको कम कर रखा था। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ती जा रही थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इस समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के निजी होते गए और बहुत सारे रेडिकल उदारवादियों के पास काफी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो, नागरिक पढ़े लिखे हों, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठा लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने से गहरा विश्वास था। इनकी मान्यता है कि यदि हर एक व्यक्ति को सुविधा दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उनको बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआत के दशकों में सामाजिक परिवर्तनों के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह और पार्टियों के इर्द गिर्द एक घेराव सा होने लगा। यूरोप में 1815 में जिस तरह सरकारें बनी और उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलन क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए जो राजाओं को तख्तापलट का प्रयास करने लगे कि जो राज्य कर रहे थे कि हमें उनको यहाँ से हटाना है। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ शासन रचना स्टार्ट कर दिया और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं से पढ़ते थे और उसको सीख लेते थे। फिर आता है यूरोप में समाजवाद का आना। किस तरह से यूरोप में समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ? समाज के पुनर्गठन के संबंध दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा ही समाजवाद थी कि समाज को गठन दोबारा बनाना और उसको अच्छे से अच्छे करने की दूरगामी दूर देखने की दृष्टि प्रदान करने वाले विचारधारा को समाजवादी कहा जाता है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, निजी संपत्ति के विरोधी थे और संपत्ति पर निजी स्वामित्व का सही नहीं मानते थे कि उनका कहना था कि संपत्ति निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या की जड़ है। वह ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत से लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ उनके फायदे से ही मतलब रहता है, उनके बारे में नहीं सोचता, उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का अधिकार हो जाए तो वो सभी लोगों के सामाजिक हितों के बारे में सोचेगा। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना की। कुछ समाजवादी मानते थे कि न केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेत को बढ़ावा दे। और फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे
सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। और कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह से थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा एक हिसाब में बांट देते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इस दिशा में कई तर्क पेश किए। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगा पूंजी और पूंजीपतियों का स्वामित्व है, जिन्होंने पैसे लगाया उनका ही उसमें हक है। निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति नहीं सुधर सकती। कि जिनकी जो कंपनी के मालिक हैं वो बस कमा के वो संपत्ति को अपने पास ही इकट्ठा करते जाएंगे तो फिर मजदूरों की स्थिति को हम सुधार नहीं सकते। मार्क्स का मानना था कि विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति का पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उनके भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया गया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। अब अंतिम आता है समाजवाद के लिए समर्थन। कि क्या क्या समर्थन थे कि 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों को समझ में लाने के लिए समाजवादी ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी निर्माण करवाया। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी एवं मताधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास संगठनों में काफी गहरे रिश्ते हो गए और इन संसदीय चुनावों ने एक पार्टी भी मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पहचान बना ली, अपनी पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए और संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई और रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का भी उस पर दबदबा बना रहा। या आज हमने ये पढ़ा, कल हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।